नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम मन की बात भगवान के साथ रेनबो टॉक्स में। हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में है बीके स्वर्णलता बहन, जिनको प्यार से सोनी बहन भी कहते हैं। दीदी, आपका स्वागत है। ओम शांति। और रेनबो टॉक्स एक प्रयास है आपको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की, स्पिरिचुअल इंसाइट या किसी भी प्रकार का गाइडेंस हम जो आपको दे पाएँ, ताकि इस समय जीवन में जो काले बादल उमड़ रहे हैं उसमें सतरंगी गुणों की एक उजागरता हो, वो इमर्ज करे बाहर। मैं हूँ शोभित नारायण अग्रवाल, करियर काउंसलर और लाइफ कोच। आपके कई सवाल सुझाव हमको मिले पिछले एपिसोड के द्वारा, और मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि प्रोग्राम के दौरान आप अपने सवाल कमेंट्स सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9455289907। ईमेल एड्रेस है gomtinagar.bk.ooo@gmail.com। तो शुरू करते हैं। दीदी, हमारे पास अब की बार प्रश्न ज़्यादातर यूथ के और टीनेजर्स के आए हैं, और पहला सवाल हमारे पास ये आया है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लिखा कि भैया मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिज़ल्ट हमारा अच्छा नहीं आता है और हम निराश हो जाते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता हम क्या करें, कैसे करें। अब चूंकि बच्चों ने पूछा है तो उनके हिसाब से हम आंसर देते हैं। अदरवाइज़ बच्चे भी कई बार घर में बड़ों से सुनते हैं कि कर्म करो और कर्म के फल की चिंता नहीं करो, जबकि आज की जनरेशन ऐसी है, पहले फल देखती है फिर बाद में काम करती है। अब क्यों ऐसा कहा कि कर्म करो और कर्म के फल की चिंता नहीं करो? क्योंकि वो निकलना ही निकलना है। कर्म का बीज एक ऐसा बीज है कि उसके रिजल्ट्स आएंगे ज़रूर हमारे सामने, और शायद हम वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाएंगे। एक एप्पल को हम 10 लोगों के साथ बांट के खा सकते हैं, पर जो मेरे कर्मों का फल है, उसके जो भी अच्छे या बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको हम किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत करते भी हैं, लेकिन और उसके रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स को कई बार हम खुद ही किनारे कर रहे होते हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना करके फिर इसके स्टेप बाय स्टेप आंसर्स देती हूँ। शायद मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। एक बंदर को आम बड़े पसंद थे। ये वाली नहीं करी है? नहीं? अच्छा। तो वो आम के बगीचे में चला गया आम खाने, लेकिन वहाँ पर वो रखवाला बैठा था डंडा लेकर के। तो बंदर ने बहुत ट्राई किया, लेकिन उस रखवाले की वजह से जो डंडा लेकर बैठा था, वो आम को बंदर छू भी नहीं पाता था कि वो डंडा लेके दौड़ा लेता था बंदर को। आधा 1 घंटा ट्राई किया, लेकिन बंदर एक आम को भी नहीं तोड़ पाया। तो फाइनली बंदर ने सोचा कि इम्पॉसिबल है इसके रहते, अब मैं खुद ही एक आम का पेड़ लगा लूँगा। ये कहानी है। बंदर तो वैसे भी सुना होगा, नकलची बंदर। तो उन्होंने देख रखा था कैसे लगाते हैं। गड्ढा खोदा, फिर एक बीज आम का ले आया, डाला, पानी डाला, खाद डाला, बंद कर दिया उस गड्ढे को, लेकिन वहीं बैठकर देखता रहा कि पेड़ अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा। और आधे घंटे के बाद ही उसने गड्ढा खोद दिया कि यहाँ तो पेड़ निकल ही नहीं रहा है। क्या मिस्टेक किया उसने? सारा प्रोसेस सही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये पेड़ कब निकलेगा। कई बार लोग कहते हैं कि हार्डवर्क के साथ पेशेंस भी चाहिए, पर मुझे इसके बीच एक चीज़ मिसिंग लगती है। हार्डवर्क के साथ अगर विजडम है तो मेरे ख्याल से पेशेंस भी करना नहीं पड़ता। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, छोला कितनी देर में बनेगा और मैगी कितनी देर में बनेगी, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। राइट। तो बनाने वाला छोले को 2 मिनट में बनाने के लिए तड़पने नहीं लगेगा, वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए विजडम है कि ये इतनी देर में पकता है।
इसीलिए आजकल के बच्चों के लिए 2 मिनट वाली मैगी तैयार की गई, क्योंकि पेशेंस नहीं है, लेकिन वहाँ नॉलेज है कि 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। दीदी आपने पेशेंस की बात करी, तो जैसे अभी बोर्ड के रिजल्ट्स आए कुछ समय पहले, और जो यूथ है उनके साथ भी अब एग्ज़ाम टाइम है वगैरह, कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो रिज़ल्ट तो एक निर्धारित टाइम पे ही आता है, और जब वो आता है तब उनको निराशा होती है। तो वो जो 1 साल का पीरियड है या 6 महीने का जो भी जिसका जो है वो टाइम, वो रिज़ल्ट आ गया, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, हम कंपटीशन क्रैक कर लेंगे और हमको हमारे मनपसंद जो है पसंदीदा कॉलेज हमको मिल जाएगा, लेकिन फिर वो देखकर उनको लगता है सपने मेरे चूर हो गए। इतनी मेहनत करने के बाद, घंटों घंटों पढ़ाई भी करी, अगर मेहनत की है, मेहनत के बाद तो रिजल्ट आता ही आता है। ये ऑनेस्टी अपने आप से पूछनी है, क्योंकि कई बार तो बच्चे किताब लेके बैठे ही रहते हैं, वो इतने उनके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फ्रेंड्स, मोबाइल्स, मूवीज़, तो बेचारे घर वाले समझते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा मेहनत कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो मेहनत करने वाला खुद ही जानता है कि हम कितने ऑनेस्ट हैं। ये एक कैटेगरी जी। लेकिन दूसरे अगर वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं और तब भी उनको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो प्लीज़ परेशान नहीं होए, क्योंकि मेरे से बेस्ट एग्जाम्पल शायद मैंने अपनी लाइफ में अनुभव नहीं किया। मेरे घर वाले मुझे किताबी कीड़ा कहते थे, और ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक था, एक जिम्मेदारी थी कि मेरे पेरेंट्स को मेरे से इतनी आशाएं हैं, वो मेरे ऊपर अपने बजट से आगे हट करके खर्च कर रहे हैं, तो मुझे तो रिटर्न करना है। शौक नहीं था, इसलिए बहुत पढ़ती थी, और उसके बाद मार्क्स इतने आते ही नहीं थे। उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत लगा, लेकिन आज के समय में मैं अपने उस हर सेकंड की मेहनत का रिजल्ट अपनी लाइफ में देख रही हूँ। हमें लगता है कि मार्क्स के रूप में, जॉब के रूप में सक्सेस है, या जो हमने मेहनत की उसका रिजल्ट है, लेकिन वो मेहनत किस किस जगह रिजल्ट लेकर के आएगी, ये तो मैं अब देख रही हूँ। मेरे हर सेकंड की मेहनत का फल मुझे बहुत ज़्यादा, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो ये सब्र फिर रखना होगा उनको। मैंने तो सब्र भी नहीं रखा शायद, क्योंकि करते चले गए और पता तो कहीं ना कहीं बुद्धि में था। फॉर एग्जाम्पल आजकल के बच्चे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग मनी माइंडेड हो गए हैं कि आजकल के बच्चे तो 10th पास आउट करके ही कमाना चाहते हैं, 10th, और उनके पेरेंट्स भी कई बार एक्सपेक्ट करने लगते हैं। मुझे प्रॉब्लम तो इस बात की है। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो सीक्वेंस बताया था कि मनी तो 5th नंबर पे था, लेकिन हमने इसको पलट दिया और जब यहाँ कर लिया तो आज तो हम बच्चों की एज भी नहीं देख रहे हैं, पैसा कमाने से उनका नुकसान कितना होगा ये भी नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाकई हम कहीं ना कहीं सीक्वेंस को ब्रेक करके हम खुद मिसगाइड हो रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है कि इसी चीज़ को, इसी सीक्वेंस को हमें पहले रोज समझना होगा और अपने आप को देखना होगा कि हम किस चीज़ में खुशी हासिल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने बहुत पेशेंस भी रखा, करते चले गए और मिलता चला गया, लेकिन मार्क्स के रूप में नहीं। वो कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन मैं अपनी तरफ से ऑनेस्ट से इसलिए, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा सहयोग था। मेरे मार्क्स भले कम आए लेकिन वो हमारी मेहनत देख रहे थे, तो वो हमेशा कहते थे अभी नहीं तो कभी तो इसका फल मिलेगा। दीदी आपकी बात से 2 बातें निकल रही, एक तो पेरेंट्स का सहयोग और दूसरा आपने कहा कि कई बच्चे होते जो मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ चेक उनको करना होगा कि कहाँ कुछ कमी रह गई, अपनी ऑनेस्टी देखनी, अपनी ऑनेस्टी देखनी। और साथ साथ में वो जो बंदर वाला मैंने एग्जांपल दिया, हम बीज बोकर अगर बार बार उसको उखाड़ उखाड़ के देखते रहेंगे तब तो वो कभी नहीं पनपेगा। कर्म करो और कर्म के फल की चिंता नहीं करो, इसीलिए तो कहा गया कि जो बीज डाल दिया गया है उसे वापस अभी निकाल नहीं लेना है, उसके बारे में सोचना बार बार, मतलब हम बार बार गड्ढा खोद रहे हैं बीज डालने के बाद,
तो कैसे फलीभूत तो होगा एक वो? मैसेज तो ये मिलता है दीदी कि रिजल्ट जो कुछ भी आपका आया है, भले आपका 60% है, 90% है, आपने कंपटीशन क्रैक किया, मतलब ए ग्रेड नहीं हुआ लेकिन बी ग्रेड हुआ है, जो कुछ भी है उस समय आपको उसका फल अगर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है 2 साल 4 साल के बाद भी उस मेहनत का आपको रिटर्न किसी और रूप में मिल सकता है। आप खुद अपना पास्ट लाइफ याद करिए, अपने स्कूल डेज या कॉलेज डेज। जिस वक्त हम ईमानदारी से पढ़ रहे होते हैं उस वक्त भी किसको अच्छा लग रहा होता है, और जिस वक्त हम बेईमानी कर रहे होते हैं उस वक्त भी किसको खराब लग रहा होता है? जी। पेरेंट्स को से ज़्यादा खुद को ही खराब लग रहा होता है। तो हम ऐसा नहीं कि बहुत त्याग कर रहे हैं, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि जीवन में मैंने ना खेला ना कूदा, सारी अपनी ख्वाहिशें ताक पे रख दी और बस पढ़ते रहे। जी। ये फैक्ट ये है कि जो हमारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होने थे इधर उधर, गलत आदतों से हम बचे हुए हैं। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, हमारी पढ़ाई ये एक आउटवर्ड फेंसिंग है। ये पढ़ाई, ये फोकस, ये हमें बाकी चीज़ों से भी तो बचा के रख रहा है, हम शायद उसके रिजल्ट्स नहीं देख रहे हैं। राइट दीदी। तो आपको मैं समझता हूँ जिस व्यूअर ने हमको ये सवाल पूछा है उनको ये जवाब मिल गया होगा कि अपने साथ एक चेकिंग ऑनेस्टी के साथ करें, बिल्कुल। और कर्म की इच्छा जो है वो तुरंत उसकी ना आप करें, वो समय के हिसाब से आपको फल जो देगा। हमें कर्म मिला उसको एंजॉय करें। पढ़ाई को भी हम अपनी मेहनत को देखें कि आज मैंने ऑनेस्टी से कितनी देर पढ़ा, खुद से ही प्यार होने लगता है। वो पढ़ाई जो आज मैंने सारा दिन पढ़ी उसको जब मैंने सेव कर लिया अपने माइंड में तो वो भी हमको खुशी दिलाता है। दीदी आगे बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल हमारे पास ये आया है कि हम एज अडोलसेंट्स और एज टीन एजर्स जो किशोर अवस्था में होते हैं, उनको ये लगता है कि उनको हर समय ना लोग देख रहे हैं एंड दे आर क्वाइट सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देमसेल्व्स। हर समय उनको लगता है कि हमको जज किया जा रहा है, हमको जैसे कि चेक किया जा रहा है हमारे सक्सेस को, हमारे फेलियर्स को, सफलता विफलता, या कह लीजिए कि हमको कितना लोग स्वीकार रहे, एक्सेप्ट, मतलब हमारी छोटी सी बात बोली तो उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। तो दे आर लाइक डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग। और ऐसे में आप इन सब बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मुझे टीनेजर्स और जो यूथ्स हैं वो बहुत अच्छे इसीलिए लगते हैं क्योंकि एक बार उन्हें जो बात समझ में आ गई फिर वो उसके लिए एकदम फर्म हो जाते हैं कि राइट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ रॉन्ग। तो जो भी यूथ्स मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी ये विशेषता बता दूं कि जो उन्हें बार बार सारा दिन उनको वॉच कर रहे हैं, जब पेड़ फलों से भर जाता है ना तो उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है। छोटे से प्लांट को भी बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं जैसे छोटा बच्चा, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा वो नहीं कि इसमें से कोई उखाड़ के ले जाएगा या कोई फल तोड़ करके ले जाएगा। और पेड़ भी जब बहुत बड़ा हो जाता है तब भी फिर वो अपने आप ग्रो करने लगता है, फिर वो किसी के पानी का वेट नहीं करता। लेकिन जो ये वाली अवस्था है एडोलसेंस वाली, इसमें तो हमने अपने साइकोलॉजी में पढ़ रखा था कि दिस इज़ द स्टेज ऑफ वेरी स्ट्रेन एंड स्टॉर्म, ये तूफानी अवस्था है। तो इस वक्त हमें अगर लोग देख रहे हैं तो उसके दो कारण कि ये वाकई एक बहुत ऐसा ब्लूमिंग पीरियड होता है जहाँ आप इतने अच्छे लगते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी सोच वो भी लोग देखते हैं और आप फलीभूत हो रहे होते हैं। आपसे बहुत सारी उम्मीदें लोगों को होती हैं और इस उम्र में अगर फेंसिंग नहीं की गई तो कई बार टीनेजर्स होने के बाद वाली एज में बच्चे अपने बड़ों को बोलते हैं, ब्लेम करते हैं कि उस वक्त तो हम इमैच्योर थे, आपने क्यों मुझे सही गाइड नहीं किया। तो जो भी बच्चों को लगता है कि मेरे ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है, मुझे गाइड किया जा रहा है, तो वो और अच्छा अटेंटिव होकर, जैसे हमें भी यहाँ बिठा दिया गया है, हमारे सामने कैमरा लगा दिया गया है, तो कैमरे के सामने बैठ कर के हमें भी क्या करना हो रहा है, लेकिन अच्छा तो लग रहा है ना, अच्छा तो लग रहा है, तो अटेंटिव है, कैमरा लगा हुआ है। ऐसे ही इन बच्चों के सामने सबके कैमरे लगे हुए होते हैं, तो और ज़्यादा हमें स्मार्टली चलना है और ज़्यादा हमें अटेंटिव होकर के चलना है। तो इसमें ये नहीं सोचें कि हमें कोई शक की निगाह से देख रहा है, ये सोचें कि ये सब शक करके भी हमको बचाना चाहते हैं, हमें गलत रास्ते से भटकने से बचाना चाहते हैं।
दृष्टिकोण उनको बदलना होगा, मतलब नेगेटिव जो एक तरह से है उसको पॉजिटिव कह लीजिए, या फिर ये जो सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं वो ऐसा महसूस ना करें। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, अगर बच्चों को कई बार लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरा कबर्ड चेक करते हैं, मेरे मोबाइल चेक करते हैं, तो बड़े हर्ट होते हैं। आप क्यों नहीं उनकी हेल्प करते हैं? जो पेरेंट्स शक की निगाह से आपके मोबाइल्स चेक कर रहे हैं, उनका दर्द पूछिए, उनका पेन क्या है। और कहीं किसी के मोबाइल में कुछ गलत चीज़ें निकल आई तो ज़्यादा पैनिक किसके लिए होता है? गार्जियंस के लिए, बच्चों के लिए। तो ऐसे में अगर बच्चों को ये लगता है कि मेरी चेकिंग हो रही है, तो आप उनकी हेल्प करो। पापा आइए, आज मैं खुद आपको अपना मोबाइल दिखाऊंगी, आप देखिए और मैं दूर बैठी देख रही हूँ। कैसा रिश्ता हो जाएगा ये? बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे चेकिंग तो दीदी मैंने ये देखा है, बच्चों को ये भी फील होता है कि कपड़े हम कैसे पहने हैं, कौन से रंग के पहने हैं, वो भी लोग जज करते हैं। या कोई अगर कह दे ये तुमने ये पता है ये तुमने पैंट रंग सही नहीं पहनी है, जूते कैसे पहने हैं, तो भी उनको हर्ट हो जाता है। बाल कैसे बनाए हैं, या फिर बोलने में अगर कोई इंग्लिश का एक वर्ड जैसे स नहीं बोल पाए तो बड़े उनको कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कहते हैं अरे तुम तो देहाती की तरह बोलते हो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेकर बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। या फिर जैसे एडोलसेंस चेंज में जो स्टेज में जो चेंजेस होते हैं, तो उसको भी लेकर हर समय कि लोग कैसे क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मतलब ये इस तरह का चीज़ उनको मैं तो समझता हूँ। दो तीन चीज़ें कर सकते हैं, अगर करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्ट कर लीजिए। ड्रेस के लिए मैं तो सबको ये कहूँगी, स्पेशली टीनेजर्स जो बड़ी अजीबोगरीब ड्रेस पहनते हैं, आप शीशे के सामने खुद खड़े होइए। किसी और ने क्या पसंद किया ये दूसरे नंबर पर, आप शीशे के सामने खुद खड़े होइए, ड्रेस पहन करके अपना हेयर स्टाइल देखिए और उसमें डिसेंसी ढूंढिए, मैं डिसेंट लग रही हूँ। उसके बाद, क्योंकि हमने तो बचपन में गीत सुना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और आप सोचिए, लोगों के कहने की वजह से आज इंसान कैसा हो गया है। जो सामने वाले को पसंद आएगा, अगर हम वही खाने लगे तो इंसान तो पता नहीं क्या क्या खाने लगा है। जो सामने वाले को पसंद है वही हम पहनेंगे, तो आज तो इंसान कुछ पहन ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने सुना था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो रोग को हटाया जाता है, उस रोग को और नहीं बढ़ाना है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम कॉन्शियस हैं। हाँ, अगर कोई कह रहा है और आप उससे टैली करके ये पा रहे हैं कि इसमें कुछ सच्चाई है, तो मैं वो चेंज कर लूँगी। फिर उसके लिए उनको थैंक्स कर देना है कि अच्छा है बीमारी को मुझे डायग्नोज नहीं करना पड़ा, वो तो सामने वाले ने कर ही दिया है, अब तो मुझे सिर्फ इलाज करना है। देखिए, थैंक्स करने का बहुत अच्छा तरीका हमको मालूम चला है। आगे दीदी बढ़ते हैं, और ये सवाल हमारे पास आया है लड़कियों की तरफ से जी। और वो ये कहती हैं कि उनको बहुत शिकायत है कि घर में पेरेंट्स उनसे काम कराते हैं और भाई से कम कराते हैं, और वो कहते हैं कि आप हमारी मम्मी को समझाइए, और मतलब हम क्या करें, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, बस काम हम करें और भाई ना करें। इसमें बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट्स की है, लेकिन चूंकि अगर अब मुझे बच्चे सुन रहे हैं तो मुझे ये पता है, जैसे स्कूटी और बाइक, इन दोनों के कुछ तो फंक्शंस अलग होते हैं ना। अब स्कूटी ये जिद करे कि बाइक वाला मेरे में क्यों नहीं है, या बाइक वाला कहे स्कूटी वाले एक्सेसरीज मेरे में क्यों नहीं है। ठीक इसी तरह मैंने गर्ल्स या विमेन या माँ में एक विशेष क्वालिटी देखी है, उनके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो भी गर्ल्स मुझे सुन रहे हैं, आप खुद मेरे एक प्रश्न का उत्तर अपने मन में दे लीजिए। घर में कई बार पापा कहीं जा रहे होते हैं टूर पे, तो हम लोगों को तो याद है, हम लोग कहते थे 2 दिन ना कुछ नहीं करना है, पापा जा रहे हैं ना घर से, तो कई बार तो अपने मन की छोटी मोटी चीज़ें बना करके भी खाना है ये वो, क्योंकि पापा मतलब फुल खाना बनना। मम्मी को अगर 2 दिन कहीं जाना हो तो बेचारी मम्मी साल भर उस 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डालती है, और उनकी वो 2 दिन की छुट्टी सैंक्शन नहीं होती। तो ये खुद सोच लें गर्ल्स कि लड़कियां कितनी इम्पॉर्टेंट हैं घर के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए। पढ़ाई के लिए कई बार बच्चों से पूछा जाता है आप माँ से पढ़ेंगे या पापा से, तो ज़्यादातर बच्चे कहते मम्मा से पढ़ेंगे, हालांकि उनको पता है कि माँ पापा से कम पढ़ी है,
लेकिन उनको ये भी पता है कि पापा का ब्रेक बहुत जल्दी फेल हो जाता है। माँ 1 घंटा भी पढ़ाती है तो सहनशीलता से, प्यार से। पापा ऐसा नहीं कि उनका प्यार कम है बच्चे से, प्यार तो वो भी बहुत करते हैं, लेकिन उनमें जो सहनशीलता नामक ब्रेक है ना, वो इतना पावरफुल नहीं होता। तो ये गर्ल्स की स्पेशलिटी है। और स्पेशली जिस संस्था में मैं बैठी हूँ, यहाँ आकर के तो मुझे अपने गर्ल, लेडी होने का एक नाज हो रहा है, क्योंकि हमें भगवान ने इतनी हमारी विशेषता बताई। शायद आपने भी सुना हो शोभित भैया, दीदी मैंने तो देखा भी है। इवन हमारे शास्त्रों में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी भी लड़कियों को या तो पढ़ाते नहीं हैं, या तो उन्हें हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे, लड़कों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। हाँ। है ना। अब भले कोई प्रायोरिटी दे रहा है कि पढ़ने लिखने बेटे पहले जाएंगे, लेकिन मैंने तो ज्ञान की देवी तो सरस्वती ही सुनी है। गॉडेस ऑफ नॉलेज इज नोन एज सरस्वती जी। कोई मैंने ज्ञान का देवता नहीं सुना है। रीजन पता है क्या? ज्ञान मतलब विजडम, सिर्फ कॉलेज या एकेडमिक एजुकेशन नहीं, लेकिन जीवन को जीने की कला, वो आर्ट जो है वो गर्ल्स में कंपैरेटिवली। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा दीदी तो मेरा कॉन्शियसनेस ही यही है कि हम लोगों को किस तरह हेल्प कर पाए, फिर वो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां। तो इसीलिए ये हमारी क्वालिटी है। फिर मैंने देखा कि अगर लड़की ने जिद करके पढ़ भी लिया, तो फिर जब जॉब करने की बारी आती है तो फिर पेरेंट्स कोशिश करते हैं ये घर में बैठे। कई गर्ल्स को बुरा भी लगता है, लेकिन जितनी भी गर्ल्स हैं मैं उन सबको बोल रही हूँ, कोई मजबूरी हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तब जॉब करें तो ये कोई बात नहीं है, तब बिजनेस के लिए सोचे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर भगवान ने आपको धन संपत्ति से भरपूर रखा है, तो आप अपने घर के 4 लोगों को एजुकेटेड बनाएं, उनको विजडम दें। ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि धन कमाने के लिए भी आप देखिए, जाता है पुरुष, और धन की देवी किसको बोलते हैं? महिला को, लक्ष्मी जी को। धन का देवता लोग पूजा करते हैं दीपावली को। तो इसीलिए वैसे भी आप सुपीरियर हो। फिजिकली स्ट्रांग भी पुरुषों को मानते हैं। कोई बड़ी चीज़ ऐसी वेट वाली उठानी होती थी तो मेरी माँ कहती थी भैया और पापा को आने दो। फिजिकली स्ट्रांग पुरुष, लेकिन शक्ति की देवी दुर्गा। तो ये हमारी स्पेशलिटी है। इसीलिए भाई से कंपैरिजन करना, पुरुष से कंपैरिजन करना, ये कहीं ना कहीं अपनी हाइट को कम करना है, अपनी ऊंचाई को कम कर देना। हम तो ऑटोमेटिकली बहुत ऊंचे हैं। और मुझे तो ये भी याद है, कभी किसी दिन भाई ने चाय बना दी तो हम कान पकड़ के कहते थे मत बनाना चाय। वो चाय हमें इतनी महंगी पड़ती थी, सारे डिब्बे गंदे, किचन गंदा, इतना तो हम 2 टाइम का खाना बना करके भी किचन गंदा नहीं करते। और ऐसा नहीं, कई बार गर्ल्स कहते हैं उनको सीखना चाहिए, उन्हें कितना भी सिखाओ, लेकिन जो ये वाली आर्ट है, ये आर्ट हमारी है। तो इसे हम और फिर इसीलिए प्रॉब्लम होती है, जो मेरी आर्ट, जो मेरा टैलेंट है, वो तो हम छोड़ रहे हैं, और जो भाइयों का उसको हम पकड़ रहे हैं। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए जो मेरा टैलेंट है उसे पकड़ के रखना है। हालांकि गर्ल्स मल्टी टैलेंटेड तो है ही, आकाश की ऊंचाइयों को भी उन्होंने छू ही लिया, कहीं रिकॉर्ड खाए वो नहीं रखा। तो क्यों ना हम शुरुआत घर से करें, अपने माँ बाप की बिना कंपैरिजन के सेवा करें और उनसे दुआएं लेते चलें। दीदी बात बहुत अच्छी है, और आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग। मैं मगर ये समझना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हो जाती है, तो क्या भाई की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है कि वो बहन की इस फीलिंग को कम करे? नहीं, मैंने तो खुद अपने घर में तो देखा, भाई तो दोस्त हो जाता है। कहीं जगह अगर कई बार सिखा देते हैं, मतलब मैंने कई घरों में तो देखा, बहन बड़ी है, भाई छोटा है, पर घर वाले बहन को सिखाते हैं कि इसको भैया बोलो। तो फिर ये भैया आगे चल करके अपने पेरेंट्स के ऊपर भी हावी हो जाते हैं, मतलब वो पेरेंट्स पर भी बहुत डोमिनेट करने लगता है। और उस वक्त इस भैया की एक एक बात पेरेंट्स को बहुत खलती है। तो हम अपब्रिंगिंग उनकी ऐसी ना करें कि उनको इतना चढ़ा के रखें, right. है ना। दूसरा, मैंने भाइयों को देखा है, अगर पेरेंट्स ने अपब्रिंगिंग बराबर, और इवन कई बार अगर बहन को थोड़ा दबाया भी गया,
दवाइयाँ इस वजह से नहीं कि आपके पोटेंशियल को, आपकी सिक्योरिटी के लिए। कल को हम दूसरे घर में जाएंगे तो बार बार लोग क्या कहते हैं, दूसरे घर में जाओगी लोग क्या सोचेंगे, आपकी माँ ने क्या सिखाया, इस वजह से। तो इसीलिए पोटेंशियल को नहीं दबाया माता पिता ने, लेकिन अगर थोड़ा सा किया तो ये गर्ल्स की खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैंने तो देखा भाई बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और अगर जो नहीं बने हैं तो वो एक बार अपनी बहन की दोस्त बन करके देखें। ऐसा अच्छा दोस्त संसार में कहीं नहीं मिलता है। अमेजिंग अमेजिंग, सुनकर ही बहुत मतलब अच्छा लगता है जो आपने आंसर बताया, सुनकर ही मतलब खुद में बड़ा अच्छा लगता है। इट्स क्वाइट अ सैटिस्फाइंग फीलिंग। दीदी आगे और चलते हैं जी। एंड दिस क्वेश्चन जब मैंने सुना तो इवन आई डिड नॉट नो लाइक रियली व्हाट टू आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारे पर एक यूथ महिला ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि मेरी शादी होने वाली है और मैं घबरा रही हूँ ये सोचकर कि मुझको ससुराल जाना, एक नए घर में जाना है, और ये प्रथा कैसे कहाँ शुरू हो गई, लड़के क्यों नहीं लड़की के घर में आकर रहते, और मुझको थोड़ा सा कुछ दिलासा दीजिए। पहले तो मैं जो भी जिसने भी क्वेश्चन किया और उनके थ्रू सभी जितने भी और भी लोग हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, उनको मैं एक जोक सुना देती हूँ, उसके बाद इसका आंसर दूंगी। वो भी मैंने व्हाट्सएप पे ही पढ़ा था कि लड़की इतनी बहादुर होती है कि वो अकेले ससुराल चली जाती है अपना पूरा घर छोड़ के, लेकिन लड़के इतने डरते हैं कि उन्हें एक दिन के लिए भी ससुराल जाना होता है तो पूरी बारात लेके जाते हैं, अकेले जाने में उनको डर लगता है। ठीक है, अब आप इसी क्वेश्चन के आंसर से अपना आंसर ले लीजिए। बहनों के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ससुराल जाना तो छोड़ दीजिए, जिस भी बहन ने क्वेश्चन पूछा है जी। आप उनसे, मैं उनसे पूछती हूँ, कभी आप अपना घर छोड़ करके अपनी मासी के घर, ताई के घर, दादी के घर गई होंगी तो गर्ल्स कितना एडजस्ट करती हैं। अभी उनका ससुराल नहीं आया लेकिन दूसरे के घर जाते ही बॉयज़ भी एडजस्ट करते, मैंने तो बॉयज़ को भी देखा है, लेकिन गर्ल्स तो बहुत एडजस्ट करते हैं। अपने घर में किचन में नहीं जाती होंगी, लेकिन जब मासी के घर गई हैं, चाची के घर गई हैं, तो वहाँ जा कर के उनकी हेल्प कराती नहीं कराती है। तो ये क्वालिटी, और गर्ल्स को बहुत जल्दी एंट्रेंस भी सब जगह मिल जाता है, भाइयों को सब जगह घुसने को नहीं मिलता जल्दी। तो ये हमारी विशेषता है। रही बात भय की कि दूसरा परिवार है, तो हमें ब्रह्मा कुमारीज में एक मंत्र दिया गया था। एक तो ये झुक झुक सिक सिक मरमर, झुक झुक सिक सिक मरमर। कहीं ना कहीं अपने आप को झुकाना है, झुकाना इन द सेंस मारना नहीं है। कई बार लोगों को लगता है झुकना मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करना, लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी, झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो झुकना ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आजकल लोग जिम में बॉडी को कितना फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, देखो यहाँ से मुड़ जाता है, वहाँ से। स्पिरिचुअलिटी आत्मा के अंदर संस्कारों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ले आती है कि हम हर चीज़ झुक करके स्वीकार करेंगे। और आप देखिए हमको भगवान ने क्या सिखाया, जब आपके कोई झुक करके पैर छूता है तो सामने वाला तुरंत आपके साथ झुकता है, नहीं झुकता है? बिल्कुल। तो बाबा इसीलिए कहते हैं भगवान ने हमको सिखाया झुकना मतलब झुका भी लेना, फिर सीखना, सीख सीख नया सीखना है। स्पेशली जो ससुराल जाने वाली बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको तो एक मंत्र पक्का कर लीजिएगा, ससुराल में जाकर बार बार ये बोलना कि मेरी मम्मी तो ऐसा करती थी, तो इस वाली मम्मी को आग लग जाती है। क्योंकि ये वाली मम्मी की भी बहुत प्योर इंटेंशन होती है, आपको पता है। इधर वाली जिस मम्मी को छोड़ के आई है वो तो है ही उनकी बेटी, लेकिन मेरे ख्याल से आपके घर में भी शायद भाइयों ने की शादी की मम्मा ने, हाँ। तो माँ कितनी एक्साइटमेंट में रहती है, बहू को तो हम बेटी बना करके रखेंगे, बहू मेरी दोस्त होगी, होता है, इतना एक्साइटमेंट होता है ना। 100%। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे इस मम्मी की फीलिंग्स को अब समझना है। ये माँ तो बाहें फैलाए बैठी है, उस माँ ने जब जन्म दिया था तो वो मुझे अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती थी, लेकिन ये माँ मुझे ज़्यादा मोल्ड नहीं कर पाएगी। मैं जैसे अपने संस्कारों से आई ऐसे, लेकिन फिर भी मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, मुझे अपनी बेटी मान रही है। अब इनकी बेटी बन के दिखाना है। भले मुझे अपनी सासू माँ से ज़्यादा अच्छा आता हो,
मेरी मम्मा ने ज़्यादा अच्छा सिखाया हो, हम तब भी यहाँ इनका सीखेंगे। क्योंकि आपको पता है, जब हम इतना ज़्यादा सामने वाले की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, आप जो सिखाएंगे वो सीखेंगे, तो ऑटोमेटिक कुछ ही दिनों के बाद माँ कहती है तुम्हारी माँ कैसे करती थी, आप कर सकती है। अरे आज तक आपने बताया नहीं, आपकी मम्मी ने तो और अच्छा सिखाया। अब मेरी मम्मी को भी रिस्पेक्ट मिल रही है और मुझे भी। लेकिन अगर हम जाते ही ससुराल में शुरू कर दे मम्मी पापा का गाथा, तो कोई नहीं सुनता। फिर वो जेलस फील करते हैं कि हम तो इसको अपनी बेटी मान के बैठे, पर ये तो अभी पास्ट में ही जी रही है। या फिर दीदी हर समय फ़ोन कॉल करना घर पे। छोटे आजकल के बच्चियाँ तो बहुत नाजुक हैं, और हो भी क्यों ना, घर में पढ़ाई के अलावा कुछ किया नहीं तो, और बहुत उसको अप्रिशिएशन भी मिली, तो ससुराल में जाके थोड़ा भी कोई कुछ कह देता है। मतलब मुझे तो याद है, मेरे पास कुछ फ़ोन्स आते थे, लस्सी अच्छी नहीं बनी तो सासू माँ ने कुछ कह दिया, उस बहन का फ़ोन मेरे पास यहाँ आया, दिल्ली में रहती थी वो बहन, उसका फ़ोन मेरे पास आया, दीदी मम्मा ने ऐसा बोला, उनकी बेटी बनाती है तब तो कुछ नहीं कहती है, मैंने बनाया तो उन्होंने मेरी बहुत बुराई की। फिर आपने क्या कहा उनसे? तो मैंने कहा अरे आज अच्छी नहीं बनी होगी, हाथ ही है। तो अब तुरंत कहती हूँ उनसे, अरे माँ मैं दोबारा बना दूँ आपके लिए, या आगे से ध्यान रखूँगी। उसको वहाँ ख़त्म करना था और कहीं नहीं फैलाना था। तो बातें जब बहुत जगह स्प्रेड होती है ना, तो वो माँ बाप बहुत हर्ट होते हैं। हमारी मम्मी ने कितनी बार हमको घर में नहीं डांटा, उन्होंने तो कई बार कान पकड़ के चाटा भी लगाया होगा। और कई बच्चियाँ तो कहती नहीं नहीं मेरी मम्मी ने तो कभी कुछ नहीं कहा, तो फिर ये मम्मी ने गलती की है। आई थिंक दीदी एक माइंडसेट भी बन गया है, मतलब किसी बात को ना बहुत बढ़ा कर कहना और उसी में सिंपैथी गेन करना, कि मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे बहुत लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हम क्यों ये जानबूझ करके, वैसे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम और ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं। और लोगों को मज़ा भी बड़ा आता है जब सुनते हैं, कहते दूसरे में मज़ा आता है, दूसरे में मज़ा आता है, खुद वाले में नहीं आता है। I think it is somewhere the onus is on like the women also, that they need to accept, उनको ये स्वीकारना भी होगा कि एक नए घर में जा रहे हैं, और मतलब and they're really powerful जैसे आपने कहा, तो अपने उस पावर को कॉन्शियसनेस में अगर आप वो रखेंगे, it will be easy। हम लोग पता है क्या शब्द यूज करने लगे, मैं ही क्यों मरूं। जो सहन शक्ति है उसको हमने मरना समझ लिया, तो जब शक्ति को ये कमजोरी समझेंगे तो फिर हम आगे कैसे सरवाइव कर पाएंगे। But दीदी sometimes even I wonder कि why is it कि ऐसा क्यों है कि एक जो पुरुष है, वो पुरुष को अपने ही घर में शादी के बाद रहने को ही क्यों मिलता है। Why can't he go to you know the wife's house? आप खुद ही सोच लीजिए कि एडजस्ट कर पाएंगे दूसरे के घर में जा करके। इतने लोग इतने डोमिनेट करते हैं, इतने लोग उनको कुछ कहते हैं, तो वो आप देखिए, पुरुष को मैंने कहा ना, अपने बच्चे को 1 घंटा नहीं पढ़ा सकता, वो बच्चे भी कहते मुझे पापा से नहीं पढ़ना है, तो एक जन्म जाके कहीं रहना, दैट इज इम्पॉसिबल, फिर तो वो अखाड़ा बन जाएगा। दीदी एक बात तो मैं मानता हूँ कि पता है एडजस्टमेंट की क्वालिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी है, वो महिलाओं में ज़बरदस्त है। देखिए कितनी अच्छी बात है, तो भाई अगर हमारे लिए स्वीकार करे तो ये फिर हमारे लिए गौरव की बात है। थैंक्स टू यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर दिस इनलाइटेंड आंसर। दीदी आगे हम बढ़ते हैं कि ये मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं आज के शो के लिए कि सुसाइड इज़ द नंबर 2 रीज़न ऑफ डेथ इन यूथ, स्पेशली इन द एज ऑफ 15 and 24। 15 से 24 साल की आयु के जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं या फिर युवा हैं, सुसाइड दूसरा सबसे बड़ा कारण है उनकी डेथ का, उनकी मृत्यु का। तो दीदी ये क्यों हो रहा है, आप अपने अनुभव से, क्योंकि आप तो लाखों युवाओं से, और इतना 20 साल का आपका गहरा अनुभव है अध्यात्म के क्षेत्र में, पब्लिक लाइफ में, तो आपका क्या अनुभव कहता है, ऐसा क्यों होता है और उसका समाधान क्या है? इमैच्योर्ड विजडम, बुद्धि जो है भी बहुत इमैच्योर्ड है, और कहीं ना कहीं बच्चे उस छोटी सी समस्या को बहुत अंधेरे में देखते हैं। मतलब मैंने तो कई बच्चों से मिल करके देखा, दोस्त ने कुछ कह दिया तो मरने का मन कर रहा है, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो हमें जाना है, मरने ही जाना है। उनको लगता है कि इनका कहा हुआ स्टैम्प हो गया है और हम ऐसे ही हैं। ये इमैच्योरिटी, ये आगे की चीज़ को नहीं देख पाते। तो स्पिरिचुअलिटी एज को नहीं बढ़ाती है, लेकिन विजडम बढ़ाती है।
मेडिटेशन अपने रियल कॉन्शियस को देख करके उस रियल कॉन्शियस की पावर और ब्यूटी बताता है। तो इसीलिए हम क्यों बार बार कहते हैं कि मेडिटेशन बच्चे करें, क्योंकि उस मेडिटेशन से उन्हें भविष्य में रोशनी दिखाई पड़ती है, उन्हें अपने आगे आने वाले पोटेंशियल्स दिखाई पड़ते हैं। वरना वो बच्चे उतनी ही एज को उतना ही दायरा समझ करके कि बस इसी में मेरा फेलियर या पास होना है, उस हिसाब से वो डिसाइड कर लेते हैं। पेरेंट्स घर में नहीं कहते हैं। तो बच्चों को पता है कई बार क्या लगता है बच्चों को कि मेरे फेल होने से माता पिता नाराज हुए हैं। लेकिन जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जब हम पढ़ाई नहीं करते तो हमारे माता पिता नाराज होते हैं, फेल होने पर वो कभी नाराज नहीं होते। बच्चों ने अगर मेहनत की और बच्चा फेल हो गया तो सबसे ज्यादा उस वक्त कंसोल करने वाले माँ बाप, माता पिता होते। कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करना, आप दोबारा भी ट्राई करोगे हम तब भी आपका साथ देंगे। पर दीदी कुछ माँ बाप होते हैं वो तो एकदम स्ट्रिक्ट कि तुम्हारे ऊपर इतने पैसे हमने खर्च करे और तुम क्या बनोगे आगे चलकर। तो वो भी रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, वो सारे साल की उसकी वो देख रहे हैं स्थिति कि हम इस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और इसका डिस्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ है। बच्चों को लगता है कि मेरे पेरेंट्स रिजल्ट को देखकर नाराज है, लेकिन वो हमारे साल भर की एक्टिविटी को देखकर नाराज होते हैं। हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। राइट, वो एक ऑनेस्टी हमको अपने अंदर डेवलप करनी होगी कि हम अपना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो बच्चे सुन रहे हैं ना, वो ये भी ना सोचे कि अरे ये तो बहुत प्रेशर है, सारा दिन बस कब पढ़ते ही रहो। हम तो कहते जो सुनने वाले वो आज से आधा घंटा बचाना शुरू करें, आज से शुरू करें, आधा घंटा ही, और रोज 15-15 मिनट भी चुराना शुरू करेंगे तो फिर टाइम निकल आएगा हमारे पास। एक बार दीदी मैं इंटरव्यू कर रहा था एक टॉपर स्टूडेंट, वो बच्चा हेड बॉय बना है, वो बच्चा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता है, हमेशा 95% के अबव उसके आते हैं, ट्यूशन्स नहीं लेता है और वो केवल 2 या 3 घंटा बस पढ़ता है रोज़, उससे ज़्यादा नहीं, बाकी टाइम वो खेलता सोता है। तो उनसे पूछा गया कि ये सब आपने कैसे कर लिया, तो वो कहते हैं मैं क्लासरूम में जब क्लास में पढ़ाया जाता है वो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। देखिए कितना अच्छा है, यानी 5-6 घंटे वहाँ के हो गए और 3 घंटे सेल्फ स्टडी काफ़ी है। क्योंकि क्लासरूम के नोट्स तो उसमें तो आउट ऑफ उतने ही मार्क्स मिलते हैं। मैंने तो खुद देखा, प्रोफेसर के लेक्चर्स, क्लासरूम में टीचर के लेक्चर्स अगर उनको लिख दीजिए तो उसके तो फुल मार्क्स मिलते हैं, और घर में आकर 3 घंटे की सेल्फ स्टडी दैट इज सफिशिएंट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दीदी आगे एक और हम जाएंगे, मतलब इन्हीं चीज़ों को आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हुए कि जो टीनेजर्स हैं, किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हमको हमारे पेरेंट्स नहीं समझते और हम संकोच करते हैं, हमको झिझक होती है उनसे बात करने में। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, और ये जो प्रश्न एक भाई ने पूछा है, कहा है कि मुझे मतलब मेरा कोई दोस्त भी नहीं बनता है, मैं दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ मगर मेरे कोई दोस्त भी नहीं बनते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे मन की बात भी मैं किसी से कर नहीं पाता, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, कह रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सीरीज में बात किया था कि पेरेंट्स बच्चों के दोस्त बने, तो इस बार उसका उल्टा करना है, बच्चों को अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त बनाना है। और दोस्ती कैसे होती है आप तो खुद जानते हैं, दोस्ती में बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब हम लोगों को बचपन में एक क्वेश्चन पूछा जाता था, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते थे, हम पता है नाम किसका लिखते थे? किसका? जिनके लिए हम कुछ कर रहे होते थे। वो कल मेरा दोस्त आया नहीं तो उसके लिए मैं नोट्स लेकर के गई, उसके लिए मैं टिफ़िन बना करके लेके गई, उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट लेकर के गई। इसको हम अपने बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में रखते हैं। जिनसे हमें मिल रहा होता है उनको हम बेस्ट फ्रेंड में नहीं रखते हैं। क्या आप तो पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा किया है? बिल्कुल यही करना है। दोस्ती में बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। इवन दोस्ती में अगर दोस्त ने कहा कि मुझे यहाँ जाना है, मेरा मन नहीं था पर दोस्त ने कहा तो मैं अपने इस थॉट को रिजेक्ट कर देती हूँ, ठीक है जहाँ तुम कह रहे हो वहीं चलते। हुआ ना ऐसा? तो जब हम दोस्तों के साथ इतना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, और विलिंगली, पता भी नहीं पड़ा कि हमने इच्छा मारी है, क्योंकि दोस्त मुझे इतना प्यार है तो उस प्यार के आगे लगता ही नहीं है। अब सिर्फ यही वाली चीज़ कहाँ करनी है?
हम पेरेंट्स के साथ तो आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिस्कशन भी नहीं करते, आर्ग्यूमेंट। आपको क्या पता, आप तो पुराने जमाने के हो, तो फिर पेरेंट्स भी कहते हैं तुम्हें क्या जनरेशन पता। अलग है बिल्कुल। आपकी। लेकिन हमने तो देखा दोस्ती में जनरेशन और उम्र का कोई वही नहीं है। दोस्ती सेक्रीफाइस मांगती है, दोस्ती एक्सेप्टेंस मांगती है। तो अब इन बच्चों को अपने पापा मम्मा को दोस्त बना लेना है। दीदी फ्रेंडशिप के लिए टाइम भी तो होना चाहिए ना, तो मतलब पेरेंट्स के अब तो पास टाइम पापा ही को टाइम टाइम दिया ही नहीं है, है। अब तो टाइम ही टाइम प्रकृति ने दिया है, अब घर तो में ही टाइम- बैठे अब तो टाइम ही और हम टाइम तो है। कहते हैं ये भी अच्छा है, दोस्ती में तो ऐसा होता है। आप मूवीज देखिए, फिल्में देखिए, कैसे होते हैं उसमें, पापा रात में आ रहे हैं बहुत लेट, अगर मुझे उनसे दोस्ती करनी है तो मैं उनके लिए बैठी हूँ, भले मैंने खाना खा लिया अपने रूटीन को बनाए रखने के लिए, पर जब रात में पापा आएंगे वो खाएंगे तो मैं बैठी रहूंगी उनके सामने। ये दोस्ती नहीं है। तो दोस्ती टाइम नहीं मांगती है, दोस्ती फीलिंग्स इमोशंस मांगती है। और दोनों तरफ से दीदी दोनों होता है, तरफ से। राइट, दोनों तरफ से तो होगा। मेरा तो ये मानना है कि पेरेंट्स बच्चों से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे अभी कम चाहते हैं। बच्चे थोड़ा और एफर्ट करें तो ये आपको मैच्योर्ड दोस्त मिलेंगे, क्योंकि जो मेरी एज के हमको दोस्त मिलते हैं वो कई बार खुद मिसगाइड होते हैं और मुझे भी कर देते हैं। लेकिन जो और वो वाले दोस्त जो मेरी एज के होते हैं ये कई बार हमसे जलते भी हैं, लेग पुलिंग भी करने लगते हैं। लेकिन जो ये मेरे पेरेंट्स दोस्त बन गए तो ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस का आधार बनेंगे। ये हमसे कभी जलेंगे नहीं, कभी लेग पुलिंग नहीं करेंगे और कभी हमें मिसगाइड नहीं करेंगे। अमेजिंग, आपको कोशिश करके देखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा दीदी प्रश्न ये आया है इस बच्चे का कि मैं खुश नहीं रहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, कम से कम रहना तो चाहते हैं। क्योंकि देखिए शोभित भैया, मैंने बहुत घरों में देखा आजकल जैसे शौक हो गया है, अच्छी खासी सीरीज लगी है मुकेश के दर्द भरे नगमे। अब आप सारा दिन यही सुनेंगे, फिर आप प्रश्न तो पूछेंगे कि मैं खुश कैसे रहूं। ओरिजिनलिटी हमारी खुशी है, लेकिन आजकल जैसे शौक हो गया है गज़लें सुनने का। और मुझे तो गज़लों की 2-4 लाइनें ना, जैसे कि हम तो इतना रोए कि भर गया घर, फिर कोई आया और नहा, जाने क्या क्या चीज़ें हैं, अंधेरा था बहुत कुछ अंधेरा ही अंधेरा। तो अगर मुझे खुश रहना है तो कुछ खुशी वाली चीज़ें सुननी है, बात करनी है। और दीदी जैसे आपने पिछले एपिसोड में वाइब्रेशंस की बात करी थी कि जैसा आप सोचते हैं वो वाइब्रेट भी करता है, तो शायद उसका भी कुछ इफेक्ट होता सब होगा। कुछ है इसमें वो वाला सीक्वेंस भी है ओके। कि हम खुश क्यों नहीं रहते हैं। वो अगर 5 पॉइंट्स जो बताए बिल्कुल, थे। हम शायद अपने दोस्तों का स्टैंडर्ड्स कंपेरिजन, उससे हमारा कंपटीशन है तो भी हम खुश नहीं रहेंगे। हमारा दोस्तों के साथ मार्क्स या करियर का कंपटीशन है तो भी हम खुश नहीं रहेंगे। तो अगर सीक्वेंस ये वाला रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर हमने पैसे को प्रायोरिटी दे दी पहले तो फिर हम दुखी रहेंगे, फिर तो सब जगह जाता है। एक तो ये रीजन। दीदी एक बार सीक्वेंस रिपीट कर देंगे जिन्होंने, क्योंकि पहला एपिसोड नहीं देखा होगा। अच्छा। तो कम से कम उनके लिए। लाइफ में हैप्पी रहने के लिए सबसे पहले क्वालिटी ऑफ थॉट, मैं कैसा सोचती हूँ। कई बार मेरे आसपास बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, लेकिन हमें कोई अच्छा व्यक्ति याद आ रहा होता है तो हम अंदर ही अंदर बहुत हैप्पी होते हैं। ये लोगों का एक्सपीरियंस होगा। थॉट। सेकेंड थिंग इज टाइम। जो व्यक्ति अपना टाइम यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, वो खुद में ही बहुत हैप्पी है, कोई दूसरा उसे अप्रिशिएट करे या ना करे। तीसरी चीज़ हेल्थ, क्योंकि हेल्थ का भी वही अच्छा यूज़ कर पाते जो टाइम को यूटिलाइज करते हैं। अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हमारी हेल्थ भी किसी काम की नहीं। राइट। फोर्थ थिंग इज गुड डीड्स। हमारा स्वास्थ्य कहाँ लग रहा है, अच्छे तो हैं लेकिन गलत काम करेंगे तो भी सुखी नहीं रहेंगे। तो स्वास्थ्य अच्छा है और मैं कुछ अच्छे कर्म कर रही हूँ तो बहुत हैप्पी हूँ। और फिफ्थ थिंग इज नेसेसिटीज़ के लिए, जो हमारे रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा भी चाहिए तो ये भी, लेकिन ये 5वें स्थान पर है। हमारी खुशी बस ऐसे गायब हो गई। That's all. यस, पहले नंबर पर हम इस पैसे को जैसे ही लाए तो यहाँ जो गुड डीड्स थे ना, अब ये बैड हो गए। आजकल कोई काम थोड़ी करता है, सेवा में मजदूरी करते हैं हम लोग। ये जितना मिलेगा उतना करेंगे, तो रिजल्ट क्या हो रहा है? आज कोई गवर्नमेंट आ रही है तो वो पहले संसार से भ्रष्टाचारी मिटाने में लगी रहती है। मतलब माँ ने सफाई की घर में और मैं गंदगी कर दूँ, फिर माँ सफाई करे फिर गंदगी कर दूँ, तो माँ क्या बोलेगी? मैं और कोई काम करूँ या यही काम करती रहूँ? फिर खाना वाना नहीं मिलेगा।
ऐसे या जो भी गवर्नमेंट आती है वो भ्रष्टाचारी मिटाने में लगी रहती है या कोई भ्रष्टाचारी बन ही जाते हैं। तो फिर हमारे आचरण खराब हुए और आचरण खराब होंगे तो हेल्थ पर उसका असर ज़रूर आएगा। अच्छे कर्म के वाइब्रेशंस हेल्थ के रूप में हमारी बॉडी में स्प्रेड होते हैं और बुरे कर्म के वाइब्रेशंस टॉक्सिक केमिकल्स के रूप में स्प्रेड होते हैं, जिससे साइकोसोमैटिक डिजीजेज हो रही हैं। खुश भी नहीं रहेंगे फिर। खुश भी नहीं रहेंगे। इसको जिसको कहा ना तोरा मन दर्पण कहलाए, मैंने गलत काम किया तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। सही बात है। और गलत काम नहीं किया, अगर गलत सोच भी रहे हैं तो गलत सोच भी रहे हैं, फिर जब मेरी हेल्थ खराब होगी तो अब मेरा टाइम कहाँ जाएगा। मैंने तो देखा कोई जिम में, कोई नेचुरोपैथी, कोई कहाँ घंटों घंटों वहीं जाके बैठे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा समय। हम इसीलिए मतलब गाड़ी को हम चलाएं नहीं, वो आए दिन सर्विस सेंटर पे खड़ी रहे तो क्या होगा, फिर कहाँ से खुशी आएगी। तो वही थॉट मैनेजमेंट जो आपने कहा, वो फर्स्ट स्टेप को ही अगर हम करेंगे तो खुशी हमारी वापस आ सकती है। बस हालचाल। आज हमारी दोस्तों से दोस्ती क्यों होती है, वो हर मिनट पे क्या कर रहे हो, एक स्माइली बना के भेज दिया तो हैप्पी हो गए। जैसे दूसरों को भेजते ऐसे थोड़ा अपने मन का हाल चाल ले ले, और क्या सोच रहे हो, कहाँ हो, क्यों सोच रहे हो ऐसा। चलो मैं आपको अच्छी जगह दिखाता हूँ। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। तो खुशी मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ। ब्रह्मा कुमारीज की फिलॉसफी और ब्रह्मा कुमारीज का जो ये टैक्ट सिखाया गया है, क्रिएट हैप्पीनेस एंड रेडिएट हैप्पीनेस। मिलेगी नहीं क्या? क्रिएट हैप्पीनेस एंड रेडिएट हैप्पीनेस। क्रिएट पीस एंड रेडिएट पीस। क्रिएट पीस एंड रेडिएट। वी आर नॉट डिपेंडेंट आउटसाइड। वी आर नॉट डिपेंडेंट आउटसाइड। अमेजिंग। खुशी का ये रहस्य जान के। दीदी, ये सवाल हमारे पास एक 15 साल के लड़के ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है, लेकिन मुझे अट्रैक्शन बहुत हो रहा है आजकल और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ कि मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर फिर से फोकस कर पाऊँ। अब ये जो टीनेजर्स में ये अट्रैक्शन वाली बीमारी, हमारे पास तो जितने भी बच्चे आते हैं, जैसे वो कैंसर का फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप सिखाते हैं ना, हमको भगवान जी ने ये सिखाया, आकर्षण, अट्रैक्शन। लेकिन अट्रैक्शन कब होता है? इससे पहले है अटेंशन। ये जो भी बच्चा है इसने ईमानदारी से पूछा है, ये बहुत अच्छी बात है। सबको हो जाता है लेकिन सब पूछते नहीं हैं। अब ये अट्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप अटेंशन है। हमें कोई व्यक्ति ऐसे अच्छा नहीं लगने लगता, हम मिले तो आज 100 लोगों से, पर मुझे एक ही क्यों याद आ रहा है। अगर मैं इतना सेल्फ चेकिंग कर रही हूँ तो मैं उसको चेंज भी कर सकती हूँ। लेकिन हम यहाँ चेक नहीं करते, हम उसी अटेंशन, उस व्यक्ति को बार बार अटेंशन देते रहते हैं, फिर उसको ढूंढते रहते हैं। इवन कल अगर वो स्कूल नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये होता है, लेकिन अब इसे चेंज कैसे करना है। जैसे ही मुझे लगे कि मैं बार बार किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये समझ जाइए कि बीमारी का फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेज शुरू हुई है और मुझे यहीं ख़त्म कर देना है। जब मुझे बार बार कोई एक व्यक्ति याद आए ना, तो फिर मुझे याद करना है, क्यों, वही क्यों, और भी तो थे वहाँ, वो भी तो अच्छे हैं, वो भी तो अच्छे हैं। तो इससे क्या होगा, जो बच्चा चाकू की तरफ देख रहा था, मन रूपी बच्चा, वो अब उसे और भी चीज़ें मिल गई हैं, तो शायद अब वहाँ नहीं जाएगा। और अट्रैक्शन दीदी केवल बॉडीली अट्रैक्शन नहीं है, किसी के गुणों का अट्रैक्शन है, टैलेंट्स का अट्रैक्शन है, या उनके मतलब जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उसी का ही। देखिए आपकी विशेषता है बोलने की, ठीक है, तो मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ये तब तक तो ठीक है। पर एक कि जैसा आप बोलते वैसा मुझे भी बोलना है, ये जेलसी। फिर तीसरा ये कि आप मेरे हो जाए, तो ये तो इम्प्योरिटी हो गई। मैंने कहीं पढ़ा था, फूल का ध्यान, फूल से प्यार का मतलब क्या है, फूल पेड़ में लगा है, अच्छा लग रहा है, मैं उसको पानी दे करके आ रही हूँ, right. लेकिन मैं फूल को तोड़ के अपने पास रख लूँ। बस यही चीज़ है आज की जनरेशन। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे अभी पढ़ने गए, वो शादी डिसाइड कर लेते हैं 8वीं क्लास में। तो ये खेल जैसा लगता बिल्कुल है। नहीं, तो इनको ना बहुत भय है, ये दोस्ती छोड़नी नहीं है, इस दोस्ती को पढ़ाई में यूज करना है। क्या दोस्ती का एंड सिर्फ शादी में होता है क्या? और शादी के बाद तो आप देख लीजिए सारे दोस्त क्या हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्ती खराब नहीं है, लेकिन उसका पर्पस चेंज करना है। ये दोस्ती को मुझे शादी पे एंड नहीं करना,
इस दोस्ती को मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाना है। और जो फर्स्ट स्टेप आपने बताया कि जैसे ही वो व्यक्ति बार बार याद है, आप समझ जाओ अटेंशन। पहला अटेंशन, फिर अट्रैक्शन, और फिर थर्ड स्टेज अटैचमेंट। यूँ हो गया। अब ये हटाना बहुत मुश्किल है, डिटैचमेंट करना। इसीलिए हम लोग सीता जी का एग्जाम्पल देते हैं। पहला उनको हिरन दिखाई पड़ा, अटेंशन दिया उधर, तो आकर्षित हो गई, और आकर्षित हुई तो उसके बाद जीवन भर मुस्कुराई नहीं। इतनी बड़ी बीमारी है अट्रैक्शन, लेकिन इससे छूट सकते हैं बहुत आराम से। और जैसा कि मैंने कहा, अट्रैक्शन को डाइवर्ट कर लीजिए, गॉड को अपना दोस्त बनाइए, उस लाइट के साथ रहना शुरू करिए, तो फिर कहीं अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे मिल चुकी है। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप ये कार्यक्रम हर सैटरडे को शाम को 6 बजे देख सकते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9455289907। आप इस पे अपने प्रश्न हमको भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं gomtinagar.bk.oo@gmail.com, या फिर आप अपने सवाल, सुझाव, किसी भी तरह का सजेशन हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम पसंद है तो आप लाइक, सब्सक्राइब या फिर हमारे मतलब चैनल के ज़रिए और भी एपिसोड्स को आप देख सकते हैं। दीदी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वैसे सवाल तो यूथ के बहुत हमारे पास आए हैं, लेकिन मैं समझ रहा था कि एक एक क्वेश्चन ही बिल्कुल उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके देंगे, नेक्स्ट सीरीज में रख लेंगे। तो ये सवाल एक लड़की ने पूछा है, वो 16 साल की हैं, और वो कह रही हैं कि मुझको स्कूल में लड़का लड़का कहकर बहुत लोग चढ़ाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, और इसके लिए मतलब वो कैसे बदलेंगे वो सब लोग? उनको नहीं बदलना है। मुझे कोई कुछ कह रहा है, मुझे चिढ़ा रहे हैं, और अगर मैं सारी अपनी एनर्जी चिढ़ने में लगा दूंगी तो मैं वाकई डिप्लीट हो जाऊंगी। अब मुझे अपनी एनर्जी को किसी कंस्ट्रक्शन में लगाना है, और ऐसा लगाना है कि जो लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं वही मुझे अप्रिशिएट करें। लेकिन वो तब हो पाएगा जब मैं अपने पोटेंशियल्स को ध्यान में रखूं, मेरे अंदर क्या विशेषता है। क्योंकि टीवी में भी आप देखिए, अपने आप को एक एक्टर मानिए, मेरा कोई विशेष रोल होगा इस फिजिक लुक से, जब जो भी है, तो इस लुक से मेरा कोई स्पेशल रोल होगा। मैं उस स्पेशलिटी को अचीव करने के बजाय, क्योंकि मूवी में शुरुआत में क्या होता है, सब लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने अपने अंदर के पोटेंशियल को जान लिया और उसको यूज़ करना शुरू किया। कल को इतनी अच्छी ग्लो होकर के आई कि सब चिढ़ाने वाले मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जो भी ये बहन है वो अपने स्पेशल रोल को पहचाने। आपके रोल को कुछ विशेष एडमिरेशन मिलने वाला है, कुछ स्पेशल कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है, आप उधर ध्यान लगाइए। मैं क्या ऐसा करूं जो पहले मुझे खुद से प्यार हो जाए, क्योंकि अभी आपको खुद से ही प्यार नहीं रह गया है। लोगों की चीज़ें सुन सुन करके आपको अपना रोल खराब लगने लगा है। लेकिन हमको यहाँ भगवान जी सुनाते हैं, आपका रोल यूनिक है, जो आपसे अच्छा कोई और प्ले नहीं कर सकता। दीदी, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही, मैं सुनाऊं इसी से संबंधित। जी। एक बार एक व्यक्ति है, वो रोज अपने कंधे पर 2 घड़े लेकर जाते हैं और वो एक तालाब से पानी भर के फिर वो चलते हुए घर की तरफ जाते हैं। उसमें एक घड़ा थोड़ा सा चिटका हुआ है, तो मतलब वो रोज आते हैं जाते हैं, और एक दिन चिटके हुए घड़े ने सवाल पूछ लिया उस व्यक्ति से कि तुम मुझे क्यों रखे हो अपने पास, मैं तो टूटा हूँ, जब तक तुम घर पहुँचते हो तब तक पानी भी छलक जाता है, उसमें सब टपक जाता है और कुछ भी नहीं बचता, मुझे तुम बेकार, मुझको फोड़ दो, मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती और ऐसा ऐसा। तो उस व्यक्ति ने उस घड़े को देखकर कहा, तुमको मालूम है, तुमने कभी ध्यान दिया कि जिस रास्ते से मैं आता जाता हूँ वहाँ इतनी सुंदर फुलवारी तुम्हारे कारण ही खिली है। पानी टपका आपका, देखिए कितना अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। बस यही इस बच्चे के लिए, और इसके जैसे बहुत सारे। कई बार तो बच्चे ऐसे होते भी नहीं हैं, सामने वाले ने कुछ कह दिया तो उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, होता नहीं है मेरे अंदर। आजकल बेस्ट लेग पुलिंग का तरीका यही है, बुल्ली तो बुल्ली हो गया। बिल्कुल, तो मैं आपके मन को इस तरह खराब कर सकती हूँ और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इन बातों को सच नहीं मानिए। Thank you so much, Didi. I think it was a very, very important, these are very important questions जो कि हमारे यूथ और हमारे किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं, जो गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रेरणादायी मैं समझता हूँ दीदी आपके जवाब होंगे।
चलते चलते मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप बेहिचक हमको अपने सवाल हमको भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम दें। अगर आप नाम अपना देंगे तो हम उनका नाम अनाउंस भी करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो हम उसको अनाउंस नहीं करेंगे। ये प्रोग्राम आपके लिए है और ऐसे समय में ये ब्रह्मा कुमारीज़ का एक प्रयास है कि किसी भी तरह एक भावनात्मक सपोर्ट, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट या किसी भी प्रकार का एक मेंटरशिप, काउंसलिंग, गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ इस कार्यक्रम से, वो हम करें। चलते चलते दीदी हम चाहेंगे हर बार की तरह आप एक छोटा मेडिटेशन हमको ज़रूर कराएं। जी। ओम शांति। अपने मन को बहुत प्यार से अपने पास बुला रही हूँ और उसका हालचाल पूछ रही हूँ। मेरे हालचाल पूछते ही मन जैसे बिल्कुल शांत हो गया है कि मेरा भी कोई हालचाल पूछता है। मन के अंदर चलने वाले इतनी उथल पुथल बिल्कुल शांत हो गई है और अब मैं धीरे धीरे मन से एक एक प्रश्न निकलवा रही हूँ। सबसे पहले अपने लुक्स के बारे में मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। बार बार शीशे के सामने जाना, कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाना, कभी फियर और कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं मन की दोस्त बनकर फिर से शीशे के सामने इस फिजिकल लुक को देख रही हूँ और अपनी आंखों को ही शीशे में देखकर बता रही हूँ, ये फिजिकल लुक, ये एक स्पेशल कॉस्ट्यूम है जिसके द्वारा ही मैं अपना बेस्ट रोल प्ले कर सकती हूँ। इस बॉडी को थैंक्स, इस शरीर के द्वारा मैं आज जहाँ तक भी पहुँची हूँ, इसी शरीर के द्वारा मुझे अपने बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं। थैंक्स के वाइब्रेशंस मेरे मस्तक से रेज के फॉर्म में मेरी पूरी बॉडी में बिखर रहे हैं। मुझे अपनी बॉडी, अपना शरीर बहुत अच्छा और बहुत हेल्पिंग लगने लगा है। यही मेरे लिए बेस्ट और एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। मुझे यही पेरेंट्स संभाल सकते थे, इसीलिए गॉड ने इन्हें भेजा है। मैं दिल से गॉड को थैंक्स करती हूँ और अपने पेरेंट्स को गॉड की डिवाइन लाइट के अंदर हेल्दी और हैप्पी देख रही हूँ। ये दुनिया के मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
अब मुझे इनसे अच्छी और पक्की दोस्ती करनी है। गर्ल या बॉय जिसका भी कॉस्ट्यूम मुझे मिला है उसकी मुझे बहुत रिस्पेक्ट है और उसकी मुझे बहुत वैल्यू है। उसी रोल को मैं बेस्ट परफॉर्म करने के लिए बहुत एक्साइटमेंट में हूँ। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं प्रेजेंट में हर छोटे छोटे काम को भी एंजॉय कर रही हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदार हूँ। जितना मुझसे हो सकता है उतना फुल कर रही हूँ और खुद को चार्ज करके अपनी पावर को और बढ़ा सकती हूँ। ऐसा करियर, ऐसा फ्यूचर जिससे खुद मुझे ही पहले प्यार है। अपने करियर को मैं खुद रिस्पेक्ट दे रही हूँ। उस करियर में पैसे के साथ साथ बहुत सारी सेवा, बहुत सारा प्यार है, ब्लेसिंग्स है। सचमुच जो मेरी वर्तमान की एज है, ये एज दोबारा नहीं आने वाली है। इसका मुझे भरपूर आनंद लेना है, कंस्ट्रक्टिव होकर, खुद के लिए भी, संसार के लिए भी। मैं एक छोटे से शरीर में मैच्योर्ड सोल सारे विश्व के फ्यूचर को रोशनी में देख रही हूँ, क्योंकि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन से विश्व में खुशियाँ आ रही हैं। गॉड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आकाश मार्ग से। उनकी रोशनी सारी दुनिया में बिखर रही है। सबका मंगल हो रहा है। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए,
शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो।